हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स क्वाड्री। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं कोड ऑन वेजेस के ऊपर। ये एक लेबर लॉ के अंदर एक गेम चेंजिंग माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद बहुत सारे रूल रेगुलेशन में अब चेंजेस आ गए हैं और इसके बाद कहा जा रहा है जो बहुत सारे वेजेस सिस्टम जो भी हैं या एम्प्लॉयमेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सबको यहाँ पे नए तरीके से लाया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें समझेंगे जो आखिर पुराने लॉज में क्या था, नए में क्या चेंजेस हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग सारे जो कि 28-29 एक्ट थे लेबर लॉ के अंदर उन सभी को इसी में कवर कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आखिर कोड ऑन वेजेस 2019 जो कि एप्लीकेबल हो चुका है, इसमें क्या सारी बातें कही गई है, इसमें वेजेस का मतलब क्या है और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, वो सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो है आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, इन चारों एक्ट की सारी कहानी को अब सिंगल आपका कोड ऑन वेजेस 2019 में ऐड कर दिया गया है। अर्लियर जो है 4 डिफरेंट थे लॉ, जिसके कारण वेजेस का जो डेफिनेशन था वो बार बार कहीं ना कहीं अलग अलग आ रहा था और इसमें कंप्लायंस पूरा करने में काफी सारे प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयर को भी हो रहा था और साथ ही जब भी कभी ऐसी मुश्किलें आ पड़ती तो एम्प्लॉय जब अपना वेजेस के बारे में बताता उस समय भी सारे डिफरेंट एक्ट के अंदर वेजेस का मतलब अलग था, इसलिए उन्हें ये चीजें बताना एक्सप्लेन करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। अब इन्हीं सारे को रिप्लेस करते हुए, इन चारों को रिप्लेस करते हुए अब कोड ऑन वेजेस आ गया है और इसमें सारे ये चार हैं एक्ट, इन सबको ऐड कर दिया गया है। अब इसकी बातें क्या हैं आगे ये समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया है यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ वेजेस। उन चारों एक्ट के अंदर जो भी कही गई है बातें, या फिर मैं मान के चलता हूं जो वेजेस का कहीं भी डेफिनेशन है तो यहां पे कहा गया यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ वेजेस आ गया है, ठीक है। जिसमें कि पहले तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, क्या ईच लॉ हैड अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सारे लॉ के अंदर वेजेस का जो डेफिनेशन था वो ही बिल्कुल ही डिफरेंट था, जिसके कारण बहुत सारे इश्यूज थे। और उसमें जो है सैलरी इनटू अलाउंसेस, पीएफ, बोनस, ग्रेजुइटी, ओवरटाइम, ये जब कैलकुलेशन होता था क्योंकि वो भी वेजेस के ऊपर ही डिपेंड था, तो जब इनका भी कैलकुलेशन होता था तो भी काफी सारे प्रॉब्लम हुआ करते थे। लेकिन इन सारी चीजों को रिप्लेस करते हुए क्या आ गया, यूनिवर्सल वेजेस का रूल आ गया है। और इसमें क्या है, इस डेफिनेशन के अंदर क्या कवर किया गया है। देखिए डेफिनेशन है आपका सेक्शन 2Y के अंदर, कोड ऑन वेजेस के सेक्शन 2 सबसेक्शन Y के अंदर वेजेस का डेफिनेशन है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। और मैं आपको सिंपल मीनिंग में समझाऊं, जो वेजेस का मतलब क्या है, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। अब ये रिटेनिंग अलाउंसेस क्या है, इसको अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं तो ये आपका एक ऐसा अलाउंसेस जो कि आपके लिए हमेशा रहता है, नॉर्मल आपको रिटेन करने के लिए हमेशा दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं सिनेरियो जो कोई सीजनल बिजनेस है तो सीजन के अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जा रहे हैं तो उसे इसमें कवर नहीं किया जाता। वो अलाउंसेस जो आपको साल भर में नॉर्मल बेसिस पे दिया जा रहा है वो सारे अलाउंसेस इसमें कवर होंगे और इसी ही कहा गया है रिटेनिंग अलाउंसेस। लेकिन एक्सक्लूड क्या किया गया है, विद कैप, HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये भी तो एक अलाउंसेस ही है तो इसे यहां पे एक्सक्लूड किया गया है। कन्वेंस को एक्सक्लूड किया गया है, बोनस, ओवरटाइम और कमीशन, इन चीजों को यहां पे एक्सक्लूड किया गया है कंप्लीटली। किस में, वेजेस के डेफिनेशन में। वेजेस के डेफिनेशन में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंसेस को कवर किया गया है और एक्सक्लूड किसे किया गया है, इसे, ठीक है। लेकिन रिटेनिंग अलाउंसेस क्या हुए जो कि साल भर बिल्कुल सेम होंगे, तो आप कहोगे क्या, जो HRA को यहां पे मेंशन किया गया है एक्सक्लूड करने के लिए। तो जब कभी भी किसी भी अलाउंसेस को अगर डायरेक्टली यहां पे मेंशन किया जा रहा है, डायरेक्टली यहां पे एक्सक्लूड किया जा रहा है तो हम उसे एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सारे रिटेनिंग अलाउंसेस यहां पे कवर होंगे। इंपॉर्टेंट रूल क्या है इसमें, 50% रूल आया है। अब इस 50% रूल को भी समझेंगे। इफ एक्सक्लूडेड allowances exceed 50% of total remuneration,
the excess will be added back to the wages. अब क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिए। कह रहे हैं क्या, जो इफ एक्सक्लूडेड, जो एक्सक्लूड किया गया वो अलाउंसेस अगर 50% से ज्यादा है टोटल रेम्युनरेशन के, द एक्सेस विल बी एडेड बैक टू द वेजेस। मतलब अगर आपकी सैलरी, मानता हूं मैं, जो अगर आपकी सैलरी 50,000 है, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है, और इसका 50% हुआ क्या, 50% हुआ 25,000। अब आपको जो एचआरए दिया जा रहा है, एचआरए वो अगर दिया जा रहा है क्या, वो अगर दिया जा रहा है आपका 35,000, क्योंकि इसे एक्सक्लूड किया गया है वेजेस में से। तो यहां पे क्या जा रहा है, अगर 50% से ज्यादा होता है तो टोटल रेम्युनरेशन, द एक्सेस विल बी एडेड बैक टू द वेजेस। तो जो इसमें एक्सेस है ना, और उससे वेजेस का डेफिनेशन समझा जाएगा। ये बात यहां पे 50% का जो रूल है उसे यहां पे मैंने आपको समझा दिया। जो क्या कह रहे हैं, जो अगर आपका अलाउंसेस, अच्छा मैंने एचआरए को लेकर के समझाया है, तो आप इसे ये ना समझना जो एचआरए, अगर कोई ऐसा अलाउंसेस, क्योंकि यहां पे क्या कह रहे हैं, ऑफ टोटल रेम्युनरेशन एक्सक्लूडेड अलाउंसेस, तो आप समझना जो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जो एक्सक्लूडेड अलाउंसेस कौन से, सिर्फ एचआरए या वो भी, मैं कह रहा हूं आपको रिटेनिंग अलाउंसेस के अलावा भी अगर कोई अलाउंसेस हैं और जिसको ऐड करने के बाद अगर वो 50% ऑफ वेजेस से ज्यादा हो रहा है, तो जितना ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा अमाउंट हो रहा है, वो आपका जो है ऐड हो जाएगा वेजेस के डेफिनेशन में और उसे कंसीडर किया जाएगा। तो इसका इंपैक्ट कहां आएगा, इसका इंपैक्ट आएगा हायर पीएफ एंड ग्रेजुइटी एंड एंड ऑफ आर्टिफिशियल सैलरी स्प्लिटिंग एंड स्ट्रॉन्गर सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉई। देखिए इसका फायदा डायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉय को भी दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो गवर्नमेंट को भी हो रहा है। ये बस डिफरेंस है जो कि यहां पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। यहां पे कहा जा रहा है कि जो इसका इंपैक्ट आएगा किसमें, जो हायर पीएफ मिलेगा, एम्प्लॉय को हायर पीएफ मिलेगा, ग्रेजुइटी मिलेगा, ये और जो भी आर्टिफिशियल सैलरी स्प्लिटिंग हो रही है जो कि कैलकुलेशन के तहत उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, वो भी ऐड कर दिए जाएंगे। साथ में स्ट्रॉन्गर सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉई, और एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो एम्प्लॉय के लिए बनेगा, जिससे कि उनका कैलकुलेशन या कंपनसेशन जब भी कैलकुलेट किया जाए तो उनका इजीली कैलकुलेट हो पाएगा। अब नेशनल फ्लोर वेजेस अ हिस्टोरिक चेंजेस, इसके बारे में कहा जा रहा है जो पहली बार ऐसा कोई चेंजेस आया जिसके बाद जो है लग रहा है जो हाँ अब एम्प्लॉय के लिए, अब लेबर्स के लिए, अब जनता के लिए कुछ हुआ है, क्योंकि हमारी जनता जो है मैक्सिमम एज एन एम्प्लॉय ही वर्किंग है, एम्प्लॉयर बहुत कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल चेंज है जो कि एम्प्लॉयमेंट में फायदा दिलाने वाला है। अब क्या है ये, सेक्शन 9 इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फ्लोर वेजेस। देखिए पहले भी मिनिमम वेजेस के सारे प्रावधान अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी ये मैनेज नहीं किया जा रहा था। मैंने कई सारे ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में देखा हुआ है जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एज एन एम्प्लॉय वहां पे ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी मिनिमम वेजेस से भी कम होती है। तो अब देखते हैं जी इस रूल के आने के बाद क्या सारा ये सिनेरियो क्रिएट होता है जिसमें कि ये सारी चीजें चेंज होंगी, क्योंकि यहां पे कहा गया है जो एक नेशनल फ्लोर वेजेस। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, नेशनल फ्लोर वेजेस क्या है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया जो 21,000 आपका एक फ्लोर है, एक वेजेस सिस्टम है, जो इससे कम कहीं नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी फिक्स अ नेशनल फ्लोर वेजेस, द स्टेट कैन नॉट फिक्स मिनिमम वेजेस बिलो दिस लेवल। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होगा जो वो अपना मिनिमम वेजेस का जो क्राइटेरिया है वो इस 21,000 से कम कर दें। तो ये मेनली एक हिस्टोरिकल चेंज माना जा रहा है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो बहुत सारे स्टेट में 15,000 जो है वो आपका एक मिनिमम वेजेस की कैटेगरी में था, मैक्सिमम लोगों का अगर देखा जाए मैक्सिमम स्टेट में, और यही रूल चल रहा था। तो अब पता नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फिक्स करती है नेशनल फ्लोर वेजेस,
और उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड करती हैं, ये देखने वाली बात आएगी, क्योंकि उस समय भी काफी सारे कंफ्यूजन थे और अभी भी है, तो जिसके कारण इसे अभी समझना प्रॉपर तरीके से ये थोड़ा मुश्किल होगा। हमें देखना होगा जो नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, क्या एक फ्लोर वेजेस सेट होता है और किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि मिनिमम वेजेस के टाइम में हर क्वार्टर में या हर 6 मंथ में स्टेट वाइज जो है कई सारे डिफरेंसेस आते थे, और क्या अभी भी ये सारी चेंजेस आएंगे, तो ये आगे फ्यूचर में हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अर्लियर क्या था, स्टेट कुड फिक्स द एक्सट्रीमली लो मिनिमम वेजेस एंड नाउ यूनिफॉर्म वेजेस डिग्निटी अक्रॉस इंडिया। इसका इंपैक्ट क्या आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड माइग्रेंट वर्कर्स एंड रिडक्शन ऑफ रीजनल वेजेस एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसका ये इंपैक्ट होगा। मिनिमम वेजेस फॉर ऑल वर्कर, नो एक्सेप्शन। अर्लियर क्या था, मिनिमम वेजेस अप्लाई ओनली टू अ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, नाउ सेक्शन 6 मिनिमम वेजेस अप्लाई टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट एंड एवरी वर्कर, चाहे वो गिग वर्कर हो। देखिए, गिग वर्कर के बारे में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है और ये चीज काफी सारे जगह पे मुझे देखने के लिए मिलता था, काफी सारे मेरे पास कॉल आए हुए थे इसके लिए, जो सर मैंने कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस किया, मैंने कहीं पे 2 दिनों का वहां पे कंस्ट्रक्शन सर्विस किया और मुझे अब पेमेंट नहीं मिल रहा है, जो सामने वाले पर्सन हैं, जो ऑनर हैं, वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअल में ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस था, जो कि एक सिविल डिस्प्यूट का मामला बनता है और इसमें रिकवरी सूट फाइल होगा। जनरली अगर देखा जाए तो जनरल लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो एक सिविल सूट में जाएगा, सिविल रिकवरी सूट फाइल होगा उसमें, क्योंकि वहां पे पैसों का रिकवरी करना है। लेकिन अब उसी काम को यहां पे ऐड कर दिया गया है इस नए कोड ऑन वेजेस के अंदर, नए लेबर लॉ के अंदर, जबकि पहले ये ऐड नहीं था। तो जो कोई भी अगर पार्ट टाइम में भी या 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए सर्विस देते हैं कहीं पे, और वो अगर उनका पेमेंट अगर रिसीव नहीं होता है, तो वो भी अब लेबर लॉ के अंदर आ गए हैं, वो भी अब जाकर के लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज का। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजेस वर्कर, डोमेस्टिक एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये सारे लोग इसमें कवर हो गए हैं, जो कि पहले नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये चेंज जो है वो एक हिस्टोरिकल चेंज माना जाएगा, क्योंकि इसमें गिग वर्कर को ऐड कर दिया गया, डेली वेजेस वर्कर को ऐड किया गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ऐड किया गया। तो कुछ लोग इसमें पहले भी थे, लेकिन ये गिग वर्कर नया ऐड हुआ है, और साथ ही वो लोग भी ऐड हो चुके हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेके काम करते हैं, कोई ड्राफ्टिंग कर रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है, या फिर कोई अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन के थ्रू, उनकी सर्विसेज का टाइमलाइन है 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लोग भी अब लेबर लॉ के अंदर आ गए हैं और वो भी अपना कंप्लेन लेबर कमीशन के पास कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, मैसिव एक्सपेंशन ऑफ वर्कर प्रोटेक्शन एंड एंड ऑफ नोटिफाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पूरा आपका मामला है। अब आ गए हम जेंडर इक्वालिटी इन वेजेस स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। सेक्शन 3 में क्या गया है, जो इक्वल रेम्यूनरेशन, इक्वल पे फॉर सेम वर्कर एंड वर्क फॉर अ सिमिलर नेचर अप्लाइज टू रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन एंड वेजेस। इसमें क्या था, अर्लियर एक्ट was limited in scope and now fully integrated with the wages enforcement। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारी चेंजेस जो हैं, जैसे कि इक्वल रेम्यूनरेशन के बारे में जो कहा गया है वो पहले भी कई सारी चीजों में थी। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं जो इसमें थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टनेस आ गया है। अब ये कहा गया है जो इक्वल पे फॉर द सेम वर्कर एंड वर्क फॉर अ सिमिलर नेचर, मतलब जो कोई भी एम्प्लॉयमेंट में है, अगर वो सिमिलर वर्क कर रहे हैं, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं, तो उनका जो वेजेस होगा वो भी सेम होना चाहिए। यहां पे इक्वल रेम्यूनरेशन की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है जेंडर इक्वालिटी, मतलब अगर वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि कई सारे सिनेरियो में ये ऐसा देखा जाता था जो मेल या फीमेल में डिफरेंस करते हुए उनकी सैलरी को अलग अलग रखा जाता था। क्यों? क्योंकि अगर लेबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करूं, किसी फैक्ट्री में अगर कोई लेबर हैं और उसमें अगर जेंडर वाइज देखा जाए तो मेल कैंडिडेट जो है वो ज्यादा काम कर सकते हैं, ये एक माइंडसेट रहता है लोगों का। तो जो मेल हैं उन्हें ज्यादा पैसा दिया जा रहा था, लेकिन सिमिलर नेचर ऑफ वर्क अगर एक फीमेल कर रही हैं तो उन्हें कम दिया जा रहा था। तो इसी को ठीक करने के लिए
और यही चीज आपका वाइस वर्सा अगर हम किसी कॉर्पोरेट में आते हैं तो कई सारे ऐसे सिनेरियो में देखा जाता है जो फीमेल को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज्यादा उन्हें बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें उनकी सैलरी ज्यादा होती है जबकि मेल की सैलरी वहां पे कम होती है। तो ये डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए ही यहां पे कहा गया है जेंडर इक्वालिटी इन वेजेस, और सेक्शन 3 के अंदर ये कहा गया है जो इक्वल रेम्युनरेशन मिलेगा अगर सेम वर्क कर रहे हैं या वर्क नेचर जो है वो बिल्कुल सिमिलर होगा तो अप्लाइज टू द रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड वेजेस। और यही सेम चीज अप्लाई होगा आपका रिक्रूटमेंट में भी, प्रमोशन में भी और साथ ही यहां पे वेजेस वाले चीजों में भी। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग against the gender pay discrimination and easier enforcement and penalty। timely payment of wages strong enforcement है। क्या है? सेक्शन 17 कहता है टाइम लिमिट फॉर अ वेजेस पेमेंट। क्या टाइम लिमिट दिया गया है? जो अगर कोई डेली वेजेस कर रहा है तो उसे सेम डे दिया जाएगा, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अगर कोई वीकली है तो एंड ऑफ वीक, अगर मंथली है तो विद इन अ 7 डे। ये पहले भी था, कुछ इसमें टाइम डेज अलग अलग थे। और टर्मिनेटेड एम्प्लॉय विद इन 2 वर्किंग डेज। ये मैं मान के चलता हूं ये सबसे बड़ा चेंज है, क्योंकि जब भी कभी टर्मिनेशन हो, रेजिग्नेशन हो या फिर रिटायरमेंट हो या किसी भी कंडीशन में अगर जॉब छोड़ के जा रहे हैं कोई भी एम्प्लॉय, तो उनकी सैलरी या उनका जो एफएनएफ है वो विद इन 2 डेज उनको पेमेंट कर देना है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों हो सकता है मुश्किल? क्योंकि कई सारे चीजें होती हैं, कई सारे अप्रूवल्स होते हैं कॉर्पोरेट के अंदर जो कि लेना होता है। तो ये टाइम लिमिट जो है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स के लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट्स की वर्किंग सिनेरियो को देखा जाए, वर्किंग कंडीशन को देखा जाए तो विद इन 2 डेज सब कुछ फुल एंड फाइनल करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो यहां पे भी अगर 10 डेज का भी होता तो ये इनफ था, काफी अच्छा रहता, लेकिन यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा विद इन 2 वर्किंग डेज ही किया गया है और इसके अंदर ही एफएनएफ करना होगा। ठीक है, अगर कंपनी नहीं करती है तो इसमें 50,000 तक की पेनल्टी है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। साथ ही अगर रिपीटेड ये चीजें होती हैं, अगर डबल टाइम ये कंप्लाइंस यहां पे डिफॉल्ट किया जाता है तो उन पे 1 लाख तक की पेनल्टी का भी प्रोविजन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, लीगल बैकिंग, सेक्शन 18 ऑन टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन एंड रिट्रेंचमेंट ऑल ड्यूज मस्ट बी पेड विद इन 2 वर्किंग डे, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हरासमेंट एंड फास्टर फाइनेंशियल रिलीफ टू द एम्प्लॉय। देखिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए तो बेटर है ही। क्यों? क्योंकि पहले 45 डेज के बाद मिला करता था। मतलब अगर आपने 1 महीने काम कर लिया, मतलब आपने 30 डेज काम किया, ठीक है, काम कर लिया आपने, फर्स्ट डे से लेकर के 30th डे तक आपने काम कर लिया। अब आपका जो यहां पे रेजिग्नेशन पीरियड चल रहा था ये, ठीक है, आपका नोटिस पीरियड था, ये नोटिस पीरियड चल रहा था, ठीक है ना। अब इस नोटिस पीरियड में क्या होता था पहले, जो अब 30th डे जब लास्ट डे था उससे आपका 45 डेज यहां पे लिया जाता था। अब 45 डेज के बाद ये पेमेंट आएगा। तो जो भी पर्सन यहां पे वर्किंग है उनका तो पूरा फाइनेंशियल कंडीशन यहां पे बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्योंकि अब वो नए एम्प्लॉयमेंट में गए हैं जहां पे फर्स्ट से फिर से स्टार्ट किया जाएगा, और जब ये फर्स्ट से लेकर 30th तक काम करेंगे तब जाकर के कहीं नेक्स्ट मंथ में 7th डे के बाद, मतलब 7 दिन के बाद जो है 7 तारीख तक, अब इन्हें यहां पे पेमेंट रिसीव होगा दूसरे कंपनी से। मतलब 2 महीने तक उन्हें कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। भले ही मैं मान के चलता हूं जो 45 डेज के बाद ये रिसीव ही हो गया और वो भी पेमेंट रिसीव हो गया, वो किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, लेकिन कई सारे ऐसी जगह पे ऐसा है जो उनका मंथली बजट बना होता है, मंथली कई सारे ड्यूज होते हैं, मंथली कई सारे ईएमआईज होते हैं जो कि उन्हें पेमेंट करना होता है, और अगर कहीं से भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, ये जो सिचुएशन है वो काफी मुश्किल भरा होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो इस कंडीशन में यही चेंजेस आया है और इसे ही चेंज करते हुए विद इन 2 वर्किंग डेज दिया गया है। जो अगर रेजिग्नेशन हो, टर्मिनेशन हो या रिट्रेंचमेंट हो, किसी भी कंडीशन में, तो विद इन 2 वर्किंग डे उन्हें उनका पेमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये फुल एंड फाइनल बात कही गई है।
फिर बात बोनस कवरेज एक्सपेंडेड, क्या है एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉय अर्निंग अप टू द प्रिस्क्राइब वेजेस सेलिंग, मिनिमम बोनस 8.33%, ये पहले भी था, और मैक्सिमम बोनस 20%, अप्लाइज टू मोर एस्टेब्लिशमेंट ड्यू टू द यूनिफॉर्म वेजेस डेफिनेशन, ये बात यहां पे कही गई जो क्योंकि वेजेस डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर आ गया। ठीक है, तो कोड ऑन वेजेस क्यों आया, क्या था इसमें, यूनिफॉर्म वेजेस डेफिनेशन आया है। ठीक है, मिनिमम वेजेस फॉर ऑल वर्कर ये सेट किया गया है क्योंकि फ्लोर बन गया नेशनल वाइज वेजेस फ्लोर हो गया। जेंडर वेजेस इक्वालिटी की बात की गई है। फास्टर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एफएनएफ की जो बात है जो कि पहले 45 डेज था अब 2 डेज हो गया है। स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज एंड रिड्यूस लिटिगेशन, ये सारी बातें इसमें नया चेंज किया गया है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था कोड ऑन वेजेस के ऊपर। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो, फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझे आप कमेंट जरूर करें। और ये अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोग अक्सर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाली जितने भी वीडियोस होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।